अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर सामने आई, जो कि इजरायली मीडिया से सामने आई, और वो ये थी कि जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो उन्हें मार दिया जाएगा। और ये उन्होंने जो बात उन्होंने कही है, उसमें उन्होंने ईरान का नाम लिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे अपने अवाम जो हैं, उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो उठ के मुझे मार सकते हैं। और ये तब हुआ है जब उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, आप इसराइल को तस्लीम करें। और जाहिर है ट्रंप साहब जो हैं, उनके दामाद जेरेड कुशनर, जो उनके दोस्त हैं एमबीएस के, वो उनके ऊपर प्रेशराइज उनको काफी देर से कर रहे हैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि भाई आप मुझसे जो कुछ लेना है ले लें, लेकिन ये है कि मैं अभी ओपनली नहीं कर सकता, मेरे मसाइल हैं, मेरी सेंसिटिविटीज हैं। और आज ये जो बात है ये खुल के सामने आ गई है, और आई किसके जरिए है? इसराइली मीडिया के जरिए। और इसराइली मीडिया ने कोट किसको किया है? हाइम साहबान। हाइम साहबान जो है, ये एक अरबपति हैं जो कि इसराइली अमेरिकन हैं, और ये अमेरिका के जो रिचेस्ट लोग हैं उनमें से कोई 230वें नंबर पे आते हैं। बड़े अमीर आदमी है, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन वेरी इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही वेल कनेक्टेड आदमी है। और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में और इजरायली इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनके बड़ी इंग्रेस है। और ख़ास तौर पे जब अमेरिका ने कोई इसराइल के साथ काम करवाना होता है, या इसराइल ने अमेरिका के साथ कुछ करवाना होता है, तो ये एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक फंड रेजिंग हो रही थी, तो उसमें एक ये वर्चुअल फंड रेजिंग थी, तो उसमें वो कहते हैं जी कि मुझे एमबीएस ने ये कहा कि मेरे ऊपर आप प्रेशर जो डाल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अगरचे सबकी तारीफ करता हूँ, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की भी तारीफ करता हूँ, जेरेड कुशनर की भी तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आप इतना प्रेशर न डालें, क्योंकि मेरे मसाइल इतने शदीद हैं कि मेरी जान को खतरा है। अब उनकी जान को जो खतरा है वो क्यों है? क्वेश्चन तो ये है। अब इसराइली मीडिया इस तरह की बातें निकालेगा, उनको अंडर प्रेशर लाएगा, और उनके साथ जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज जो है इसराइल के साथ वो लाजमी हो और जल्दी हो। क्योंकि कुछ दिन तो रह गए हैं इलेक्शंस में, उनकी तो जिंदगी की स्टेक्स जो है सबसे बड़ी वो इस वक्त लगी हुई है। तो वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि कोई इस तरह की बात ना हो जो कि उनके लिए फायदेमंद ना हो सके। तो अब सलमान जो है एमबीएस, उनको ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये इतना बड़ा एक धोखा होगा उनकी आवाम के साथ। क्योंकि सर्वे आप जितने बड़ी बड़ी मुसीबतों के साथ आप करवाते हैं, फिर उनको आप ट्विस्ट करते हैं, और वो ये कर रहे हैं, काफी देर से करते आ रहे हैं, कि बताया जाए कि जी सऊदी अवाम जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के हक में हैं, तो इसलिए हम भी कुछ सोच रहे हैं, सऊदी अरब के लोग बड़े फ्रेंडली हैं इनके साथ, इसराइलीज के साथ। आप जो मर्जी करते हैं, लेकिन फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ द हार्ट जो आपको आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि लोग आपको गद्दार समझ रहे हैं, लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप वफादारी नहीं आपने की, आपने इस्लाम की पीठ में, आपने फलस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा है, ये सब कुछ है। अब अंदर ही अंदर से उनको ये फिक्र है कि जो मैंने काम किया था, जो मैंने जिस तरीके से ये पावर में आए थे, आपको सारी कहानी का पता ही है, किस तरीके से अपने इन्होंने कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को होटल में बंद करके और कब्जा किया इक़्तिदार के ऊपर। और ये भी नहीं देखा कि कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन क्या है, सबको इन्होंने डाल दिया अंदर। और हुआ क्या? हुआ ये कि अब ये इंतहाई शदीद ब्लैकमेलिंग में आ गए हैं। एक तो वो जो कत्ल इन्होंने करवाया वो साबित हो चुका हुआ है, और उस कत्ल के बदले में इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, और ये जब तक रहेंगे ये प्रेशर इनके ऊपर कायम रहेगा, और जब तक रहेंगे ये उसकी प्राइस पे करते रहेंगे, और जितने भी मजीद ये कोशिश करेंगे बंदे मरवाने की, ये उनके आगे आते जाएंगे और हॉन्ट करते जाएंगे। तो इसलिए एमबीए साहब, अगर आप समझते हैं कि आपको खतरा है, आपकी जान को खतरा है, तो वो तो होगा, क्योंकि आपने काम इतना बड़ा किया है कि जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक और खबर जो मिडल ईस्ट के हवाले से है, वो है
आपको पता है कि लेबनान में साद हरीरी साहब को चौथी दफा फिर चांस मिल रहा है हुकूमत बनाने का, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा अनरेस्ट, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हो चुका हुआ है कि लेबनीज प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बिल आखिर मजबूर होकर साद हरीरी साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं उनको ये कहा है कि वो आए और हुकूमत बनाने की कोशिश करें। आपको पता है कि ये जो साद हरीरी साहब हैं ये 1 साल पहले तक प्राइम मिनिस्टर थे जब इनको टॉपल कर दिया गया था, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए थे और बड़े करप्शन के चार्जेस लगे थे और जो इकोनॉमी थी दैट वाज फ्लंकिंग, तो फ्लंकिंग इकोनॉमी, करप्शन, ये सारे मिक्स होके उन्होंने इनको निकाल दिया था। अब फिर प्रेसिडेंट माइकल ओन जो है उन्होंने इनको डेजिग्नेट किया है और कहा है कि आप आएं और नई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें। अगरचे बाकी लोग अभी तक इनको ये कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अवाम इनके साथ नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि यही तो हमारे मसाइल का की वजह है। ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो वो ये समझते हैं कि ये आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बड़ा ही एक मुश्किल वक्त है साद हरीरी के लिए, लेबनान के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है। मैसिव अगस्त का जो एक एक्सप्लोजन याद है आपको, कितने हजारों उसमें टन्स जो एक एक्सप्लोसिव था वो फटा था और पूरे बैरूत को उन्होंने हिला के रख दिया था, डीफेस बल्कि कर दिया था। और उसके बाद फिर अपोजिशन निकली और उन्होंने बड़े मुतालबात किए। लेकिन ये जो साद हरीरी साहब हैं ये हैं तो तेज आदमी, पॉलिटिकली बड़े एस्ट्यूट हैं, एक्टिव हैं, लेकिन जाहिर है जब इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ हो, आईएमएफ के साथ आपको मुज़ाकरात करने हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगरचे अब ये चौथी गवर्नमेंट इनकी होगी पिछले 10 सालों में, तो ये खुद कह रहे हैं कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे मुल्क के लिए। अगर ये मामला ना हल हुए तो फिर काम खराब भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग जो हैं, अवाम जो है, वो उन्होंने पोस्टर इनके खिलाफ लगाए हैं और कहा है कि जनाब आप इस तरह के ख्वाब मत देखें कि आप दोबारा वजीर आजम बनेंगे और इस मुल्क को आगे चले लेके जाएंगे। अब सूरत हाल वहां पे जो है वो बड़ी ही कशीदा हो चुकी हुई है कि एक तरफ हिजबुल्लाह का मामला है, लेबनान की करेंसी जो है वो बिल्कुल तकरीबन समझ लें कि 80% ऑफ इट्स वैल्यू जो है वो लूज कर चुकी हुई है। जो प्राइसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, इकोनॉमी का कोई हाल हाल नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग हैं वो परेशान हाल हैं, उनका वो समझते हैं कि हमारा कोई मदावा नहीं करता हमारे मसाइल का। और ऊपर से इस तरह के ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट जब होते हैं तो उसमें हजारों लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, 200 से ज्यादा लोग आपको पता है वहां पे जान से गए थे। तो ये जो चीज है, एक सिविल वॉर चलती आ रही है, उसने भी एक बेड़ागर किया हुआ है वहां पे। तो एक अजीब सा मेस जिसको आप कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक टोटल मेस की जो सिचुएशन है वो वहां पे हुई हुई है। अब जो हरीरी साहब है उन्होंने आपको याद होगा कि एक हिजबुल्लाह के साथ इनका जो माहिदा हुआ था, उसके बदले में जो इनकी पोजीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद फिर एक नई हुकूमत आई जो उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ था तो उसको भी प्रेशर में आके तो इस्तीफा देना पड़ा। फिर फ्रांस ने इसमें एक अपना एक रोल प्ले किया था, आपको याद होगा। और बल्कि उन्होंने कहा था कि ये फ्रेंच इनिशिएटिव है। और वहाँ पे फ्रेंच इनिशिएटिव के बाद वहाँ पे जो उनके मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो एक वजीर आजम बने थे कुछ देर के लिए, तो वो जब आए तो वो अपनी हुकूमत ही नहीं बना सके। वो जब हुकूमत ही नहीं बना सके तो जाहिर है वो फिर नहीं हो सका। तो फिर मजबूरन अब जो है सिचुएशन प्रेसिडेंट को अपने हाथ में लेनी पड़ी है। हाँ, मुझे अब नाम उनका याद गया, मुस्तफ़ा अदीब उनका नाम था। तो वो जो थे उन्होंने जब वो नाकाम हुए तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनने में नाकामी के बाद फिर प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि जी अब आप जाएं। और अब हरीरी साहब को ये कहा, उन्होंने अगरचे 120 में से 65 वोट्स लिए हैं, लेकिन देखते हैं कि अब वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। लेकिन बहुत सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीरियस है वहाँ पे लेबनान में। और अगर इसको हल ना किया गया तो मामला जो है वो बहुत ख़राब हो सकते हैं और इसका रिपल इफेक्ट और इसका जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है वो बाकी ममालिक में भी जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत ही खतरनाक हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा मिडिल ईस्ट में ही रहते हुए एक और चीज़ आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ये हमें कि इसराइल ने जो ताल्लुकात ठीक किए हैं यूएई के साथ, मैं आपको पता है शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इसराइल के साथ इनके ताल्लुकात पहले से थे। यूएई में
اسرائیلیوں کے سینگوگز کام کر رہے تھے، ان کے آفیسز کام کر رہے تھے۔ اب واضح طور پر پتہ چل گیا کہ بحرین کے ساتھ ان کی ایک سیکرٹ ایمبیسی وہاں پہ کام کر رہی تھی آلریڈی۔ یہ تو ابھی آ کے انہوں نے مانا ہے نا بحرین نے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات اب آ کے ریگولر ہوئے ہیں۔ جی نہیں، آپ کے ہاں اسرائیل کی ایمبیسی پچھلے 10 سال سے کام کر رہی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کا، یہ ہیں ہمارے حکمران، یہ ہیں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ۔ وہاں پہ 10 سال سے انہوں نے وہاں ایک ایمبیسی بنائی ہوئی تھی۔ جو سال تقریباً سے ان افیکٹ تھا۔ اب آ کے جو اسرائیل کا چینل 11 ہے، اس نے اس کو انرتھ کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو 10-11 سال سے آپ یہ کام کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کا کہ قطر جو ہے وہ ان معاملات میں لوگوں کو یہ نہ بتانا شروع کر دے کہ جناب یہ تو پہلے سے ہوا ہوا ہے، تو اس لیے اب انہوں نے تھوڑا سا خود ہی اس کو میڈیا کے اوپر لا کے بتانا شروع کر دیا کہ جناب نہیں ہمارے تعلقات پہلے سے تھے۔ جولائی 13 2009 کو ایک کمپنی رجسٹر کی گئی جس کا نام تھا دا سینٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، دا سینٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ۔ اب یہ کمپنی رجسٹر کی گئی، اس کا آفس بنایا گیا، اور اس کے گارب میں، اس کے فساد کے پیچھے انہوں نے یہ شروع کیا، اور اس میں کہا جی کہ یہ ایک کمپنی ہے، بیسیکلی بتایا کہ یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے، اور یہ مارکیٹنگ اور کمرشل پروموشن اور انویسٹمنٹ سروسز کے لیے یہاں پہ ان کا دفتر کھلا ہے، اور اس میں مختلف جو ڈائریکٹرز ہیں وہ مختلف ناموں سے انہوں نے بتا دیے کہ وہاں پہ کیا 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 ہے، اور یہ صرف کنسلٹنسی سروسز کرے گی، اور جو بھی ویسٹرن کمپنیز یہاں پہ ہیں ان کو کرے گی، اور جو نان آئل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے گلف میں ان کو بھی ساتھ ساتھ یہ سپورٹ کرے گی، اور ہمارے یہاں ایک انٹرنیشنل بزنس شروع ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں کہ جو ان کی جو فرنٹ کمپنی تھی وہ بیسیکلی ایک بڑے اسپیسیفک ٹائپ کے جو امپلائیز تھے ان کو اس نے ہائر کیا۔ اب وہ کون تھے امپلائیز جو تھے؟ وہ بیسیکلی اسرائیلی ڈپلومیٹس تھے جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ رہے یہ تھے کہ یہ امپلائیز ہیں لیکن وہ ڈپلومیٹس ہیں۔ فار ایگزامپل اس کا ایک شیئر ہولڈر جو تھا وہ تھا بریٹ جوناتھن ملر، یہ ساؤتھ افریقن نیشنل تھا، اس کے بعد ڈوئل نیشنلٹی تھی، جو کہ 2013 میں وہاں پہ گیا، لیکن اس کے بعد جب وہاں سے نکلا تو انڈیا میں وہ گیا کونسل جنرل آف اسرائیل بن کے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بندہ جو انہوں نے ہائر کیا تھا ایک امپلائی کے طور پر، وہ کونسل جنرل بن کے گیا اسرائیل کا 2013 میں، تو ثابت ہو گیا کہ وہ ڈپلومیٹ تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا شیئر ہولڈر تھا جس کا نام تھا ایدو موئید، یہ ایک بیلجین نیشنل تھا، یعنی بیلجیم کا رہنے والا تھا، یعنی نیشنل تھا، تو اس کو اسرائیل کی جو فارن منسٹری ہے اس کے اندر وہ بعد میں گیا سائبر کوآرڈینیٹر کے طور پر۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ ابھی کئی میری لسٹ کے اندر کئی لوگ بھی اس طرح کے ہیں جن کا میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جھوٹ بولا، کس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ جناب آج ہم یہ اپنے تعلقات شروع کر رہے ہیں، ایکچولی ان کے تعلقات 10-11 سال سے وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لی کہ ہماری جو مسلم امہ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور کس حد تک دے کین اسٹوپ ڈاؤن ٹو دس لیول۔ اب دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی کے ایک فرم ہے، اس نے سائن کی ہے ایک ڈیل یو اے ای کے ساتھ کہ یو اے ای کو کا جو آئل ہے وہ یورپ تک پہنچانے کے لیے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ انہوں نے اس کو لوٹ کے کھا دینا یو اے ای کو اور سعودیہ کو، اور انہوں نے شروع کر دیا۔ اب جو اسٹیٹ اونڈ ایک یورپ ایشیا پائپ لائن کمپنی ہے
اس نے یہ کہا ہے کہ جناب، یہ اسرائیل کی ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم لوگ ایسے کریں گے کہ جو یو اے ای کا تیل ہے اس کو ہم یورپ تک لانے میں اپنا اپنا رول پلے کریں گے، اور اس میں جو یہ جو پائپ لائن ہے یہ جو ہماری آلریڈی چل رہی ہے، جو کہ ریڈ سی ریزورٹ جو ہے اس کی ایلات کی، اس سے یہ چلتی ہے، اور میڈیٹرینین کی جو پورٹ ہے ایشکلون، وہاں تک یہ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں سے ایکسٹینڈ کر دیں گے، جو یو اے ای کا اس کا آئل ہوگا اس کو ہم لے جائیں گے یو اے ای کے آئل کو یورپ تک۔ تو اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے $700 ملین کا ایک کانٹریکٹ انہوں نے ابھی فوراً کر بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسیکلی ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ کلیبریشن ہو سکتی ہے یو اے ای کی اور اسرائیل کی سو فار۔ اور ان کا جو ایم او یو ہے وہ اسٹیٹ اون یورپ ایشیا پائپ لائن کمپنی ہے، اس کا ہے، اور دوسرا جو کمپنی یو اے ای کی ہے وہ ہے میڈ ریڈ لینڈ برج۔ یہ جوائنٹ وینچر ان کا ہو رہا ہے، اسرائیلیز کا اور اماراتیز کا، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک بڑھیں گے۔ میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے زیادہ اس کی تفصیل نہیں آپ کو بتاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملات بہت سیریس حد تک جائیں گے آگے، اور مسلمانوں کا جو پیسہ ہے، مسلمانوں کے جو ریسورسز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ فلسطینی بیچارے جو ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔